का नाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज़ की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं तमाम आपकी जेब से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करने के लिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो ऑन द शो पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे अचानक क्यों घट गए ऑनलाइन डिस्काउंट। जी हाँ, काफ़ी कमी देखने को मिल रही है ऑनलाइन डिस्काउंट्स में। क्या वजह है इसकी, डिटेल में समझेंगे। LIC को आखिर क्या हुआ है, क्या है LIC के पीछे की स्टोरी, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। डिटेल में बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही साथ UPI को लेकर के आखिर सरकार का इरादा है क्या, UPI को लेकर के आगे भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बातचीत करेंगे आखिर में क्यों कर्ज नहीं बांट रहे हैं विदेशी बैंक, और सबसे आखिर में आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई। जिस तरीके से स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, विस्तार से होगी इस पर भी चर्चा। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से चल रही साल की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल को 3 दिन ही हुए हैं और कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे डिस्काउंट में अब कमी देखने को मिल रही है। कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले रिटेलर्स की बिक्री में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से उन्होंने डिस्काउंट को घटा करके अब 25 से 30% कर दिया है। सर, अचानक ये हुआ क्या, कंपनियां ये डिस्काउंट में कमी क्यों कर रही हैं? ये बड़ा नया रुख है और इसलिए हमने इसको मनी सेंट्रल की पहली खबर में शामिल किया है, क्योंकि आप लगातार त्योहारों के बीच में ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं और यदि आप करीब से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले व्यक्ति हैं और देखते होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जिन उत्पादों पर 3-4 दिन पहले बेहतर डिस्काउंट मिल रहा था उस पर डिस्काउंट विड्रॉ कर लिए गए या डिस्काउंट कम कर दिए गए। आमतौर पर ऑनलाइन सेल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स एक लंबे समय तक चलती हैं और अगर आप वास्तविक रूप से देखें विपुल, तो अभी तो खरीदारी का मौसम शुरू हुआ है, आया ही नहीं। अगर भारतीय परंपरा के हिसाब से देखें तो ये पितृपक्ष के समय में नई खरीदारियाँ कम होती हैं, तो कंपनियों के लिए तो दरअसल वास्तविक खरीदारी आने की संभावना इसके बाद बनती दिखाई देगी जब पितृपक्ष खत्म होगा और अब वहाँ से लेकर दिवाली तक की खरीदारी होगी। लेकिन कंपनियों ने एक अपनी रणनीति में बदलाव किया जो बड़ा दिलचस्प और रोचक है और महत्वपूर्ण भी है जानना। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन की कंपनियों ने जो अपने ऑनलाइन डिस्काउंट्स में कमी की है वो इस बात का संकेत दे रही है कि एक तो उन्होंने शायद जितनी बिक्री का लक्ष्य रखा था वो अभी हासिल कर लिया गया है पहले 3-4 दिनों में, और इसके बाद अब कंपनियों को बाजार का मिजाज समझ में आ गया। और मिजाज क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल जो बड़ी प्रमुख कंपनियां हैं, सैमसंग, एप्पल और Xiaomi और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके अधिकांश बड़े उत्पादों की बिक्री आ चुकी है जितनी आनी थी अभी तक के दौर में। उन्हें ये समझ में आ गया है कि जिन उत्पादों पर उन्होंने डिस्काउंट दिया था, जिन महंगे उत्पादों पर डिस्काउंट दिया था, उनके ग्राहक बाजार में मौजूद थे और उन्होंने उसकी खरीदारी कर ली। उन्हें ना भी डिस्काउंट दिया जाए तब भी वो खरीद लेंगे। डिस्काउंट का लालच जिन ग्राहकों के लिए दिया जाता था, यानी जिन्हें लाने की कोशिश की जा रही थी, जिन्हें थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट दिया जा सकता था, वो बाजार में नहीं आए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं और उत्पाद महंगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के और बाकी उत्पाद महंगे हैं, इसलिए डिस्काउंट का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। तो कंपनियों को ये समझ में आया है कि उनकी 25 से 30% सेल में बढ़ोतरी हो गई है पिछले 2 दिनों के दौरान। के-शेप की रिकवरी है, के-शेप की बाइंग है। जो प्रमुख रूप से महंगे स्मार्टफोन हैं, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, उनके ग्राहक आ चुके हैं या वो बगैर डिस्काउंट के भी आ जाएंगे। कंपनियों को ऐसा महसूस हो रहा है और इसलिए डिस्काउंट का नुकसान अब कम किया जा रहा है। और ये दिलचस्प है कि इन त्योहारी सेल के बीच में कंपनियों ने डिस्काउंट घटाने शुरू कर दी हैं। वास्तविक आंकड़े हमें बाद में मिलेंगे, अगले 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में इस सीजन में सेल कितनी हुई है। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की तरफ से बीमा कंपनियों को बीमा प्रोडक्ट पर कमीशन तय किए जाने की छूट के बाद बीमा कंपनियां अपने एजेंट से बीमा के फिक्स्ड इनकम और यूलिप प्लान ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए कह रही हैं। इस तरह के प्लान पर बीमा एजेंट और कंपनी को सामान्य बीमा प्लान के मुकाबले ज़्यादा कमीशन मिलता है और प्लान खरीदने वाले ग्राहक रिटर्न लंबी अवधि में देना होता है। अब सर, यहाँ पर यह है कि ये एन्युटी के बाजार में ये किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? ये भी एक दिलचस्प बदलाव है। देखिए, एक छोटा सा रेगुलेटर या नियामक एक
छोटा सा बदलाव करता है किसी उत्पाद की बिक्री में कमीशन को लेकर बीएफएसआई सेक्टर में और कैसे पूरे बाजार का तौर तरीका बदल जाता है। हुआ क्या, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। बीमा कंपनियों को IRDA ने या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस बात की इजाज़त दी कि जो लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के प्रोडक्ट हैं, जो लंबे समय की मेच्योरिटी के प्रोडक्ट हैं, उनमें वो अपने एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन दे सकते हैं। अभी तक ये कंपनियां यूलिप या यूलिप जैसे उत्पादों की बिक्री करती थीं जो फिक्स सेविंग के या लॉन्ग मीडियम टर्म सेविंग के प्रोडक्ट हुआ करते थे। इसमें कन्वेंशनल जो पुराने सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी थे। अब नई व्यवस्था के तहत बीमा कंपनियों को इस बात की छूट मिल गई है कि वो लंबी अवधि के 10 साल और उससे ज़्यादा अवधि के निवेश के प्रोडक्ट्स भी बेच सकें। इनमें कई प्रोडक्ट एन्युटी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें जो पेंशन और पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए होते हैं। विपुल जी, इस पर 34% तक का कमीशन दिया जा रहा है, जबकि 5 साल के जो प्रोडक्ट हैं उन पर 19% के आसपास का कमीशन है। और उससे पहले जब व्यवस्था थी तो कमीशन करीब 7.5% था। और इसलिए बीमा कंपनियों ने तेज़ी से उन प्रोडक्ट्स को सामने लाना शुरू कर दिया है जो लंबी अवधि के हैं, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं, यूलिप जैसी सुविधाएं भी हैं, एन्युटी की सुविधाएं भी, और कई सारा पैकेज्ड प्रोडक्ट उसके साथ आ रहे हैं। इसके 2 बड़े बदलाव हुए। एक तो ये हुआ कि एजेंट्स को इस बात के लिए पुश किया गया कि वो लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट बेचना शुरू करें, और दूसरा ग्राहकों की तरफ से बदलाव है कि अब ग्राहकों को इस व्यवस्था के बाद लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स का विकल्प भी मिलना शुरू हुआ है। और ये बदलाव कमीशन के पूरे ढांचे में जो IRDA ने परिवर्तन किया उसके कारण आया है। जी। इधर जीवन बीमा कारोबार में देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट आई है। राष्ट्रीय बीमा परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के दौरान जीवन बीमा के न्यू बिजनेस प्रीमियम में LIC की हिस्सेदारी 58.5% दर्ज की गई है, जो पिछले साल सितंबर में 68.25% हुआ करती थी। इस साल सितंबर में LIC न्यू बिजनेस प्रीमियम के तौर पर 92,462 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि पिछले साल ये सितंबर में ये आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ रुपए का था। सर, LIC के हाथ से इतनी तेजी से बाजार फिसल क्यों रहा है? LIC को लेकर चिंता करने का वक्त है और LIC के लिए अपने कारोबार पर भी चिंता करने का वक्त है। भारत के बीमा बाजार में एक बड़ा ढांचागत बदलाव हुआ है। एक बदलाव ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि बीमा कंपनियों को ज़्यादा कमीशन देने की छूट दी गई, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बाजार में आना शुरू हो गए जिन पर कंपनियां पुश कर रही और लोगों को देने की कोशिश कर रही। जो ताज़े आंकड़े आए बीमा बाजार के वो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बाजार गंवा रही है, जबकि 3 प्रतिस्पर्धी कंपनियां जो सीधे प्रतिस्पर्धा में हैं LIC के, उनके बाजार हिस्से में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। HDFC का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो करीब 8.31% की दर से बढ़ा, जो कि पिछले बार 6.7% था। SBI 10% की दर से बढ़ा, जबकि जो पहले 7.19% था। ICICI प्रूडेंशियल, बजाज लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ ने भी 1% से लेकर 2% तक की बढ़ोतरी देखी है सितंबर में अपने कारोबार में, जबकि LIC सिकुड़ गई है। और LIC में के न्यू बिजनेस प्रीमियम का मतलब होता है कि जो नया कारोबार बीमा कंपनियां हासिल करती हैं, नए पॉलिसी होल्डर्स को साइन करती हैं और उनसे पहले प्रीमियम लेती हैं, उनके आधार पर इसका आकलन होता है। इसमें गिरावट आ रही है। इसकी 2 बड़ी वजह दिखती हैं। पहली चीज़ तो ये कि LIC का पूरा मॉडल एजेंट आधारित मॉडल है और उस मॉडल में जो पुराने एजेंट हैं वही अपने कारोबार को कर पा रहे हैं। नए एजेंट्स के पास अब नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक मॉडल जो प्राइवेट कंपनियां अपना रही हैं, इंश्योरेंस कंपनियां अपना रही हैं, उसे बैंक इंश्योरेंस का मॉडल कहते हैं, जिसमें बैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूंकि देश की सबसे प्रमुख सभी बड़े बैंक बीमा भी बेच रहे हैं, तो उन्होंने अपने बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके बीमा बेचना शुरू किया है, जिसके कारण उन्हें LIC को बाजार से पीछे धकेलने में और LIC का हिस्सा हासिल करने में मदद मिल रही है। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन बीमा की सेल बढ़ने लगी है। अब लोग खुद जाकर ऑनलाइन बीमा खरीदना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी LIC का हिस्सा घट रहा है। और तीसरी और महत्वपूर्ण और अच्छी बात है कि बीमा को लेकर लोगों की समझ भी बढ़ रही है, जानकारी भी बढ़ रही है, और अब वो उन्हें ऐसे उत्पादों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हों। बाजार का ये घटनाक्रम बदलाव काफ़ी रोचक और दिलचस्प है। अगली 2-3 तिमाहियों में पता चलेगा कि LIC वास्तव में इस बाजार में कहाँ खड़ी हो पाएगी। इधर देश में स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिस प्रोडक्शन लिंक योजना यानी PLI को लॉन्च किया है, उसके तहत मोबाइल उत्पादन के लिए तय लक्ष्य को विदेशी मोबाइल कंपनियां तो पूरा कर रही हैं, लेकिन घरेलू मोबाइल कंपनियों को उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लावा और माइक्रोमैक्स जैसी देसी मोबाइल कंपनियां उत्पादन के लक्ष्य से चूक सकती हैं।
हालांकि संभावना ये भी है कि डिक्सन अपना उत्पादन लक्ष्य आसानी से पूरा कर ले। वित्त वर्ष 2022-23 में भी लावा अपने उत्पादन लक्ष्य से चूक गई थी। वहीं दूसरी तरफ फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों की बात करें तो वे आसानी से अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा कर रही हैं। सर, घरेलू कंपनियों को अपने टारगेट को पूरा करने में आखिर में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? लावा जैसे भारत का एक ब्रांड है, भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रोमैक्स एक ब्रांड है। इन कंपनियों को भी भारत में पीएलआई स्कीम के तहत उत्पादन की सुविधा मिली थी और इन्होंने वो वादे किए थे, दावे किए थे जिनके तहत इन्हें पीएलआई स्कीम में शामिल किया गया था। पर ये कंपनियां अब डिक्सन और उन बड़ी कंपनियों से जो कि भारत में या चीन की कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट से बुरी तरह पिछड़ रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय ब्रांड विकसित नहीं हो पाया भारत के मोबाइल हैंडसेट बाजार में। भारत के मोबाइल हैंडसेट बाजार को पूरी तरह विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। अगर आप भारत के बाजार में देखें तो 15,000 16,000 रुपये से लेकर और महंगे फ़ोन तक चीन की कंपनियां, सैमसंग और एप्पल का बड़ा बाजार है। लावा और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां फीचर्स के कारण, क्वालिटी के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण और ग्राहकों की बढ़ती हुई डिमांड के कारण वैसे प्रोडक्ट नहीं बाजार में दे पा रही हैं जो ओप्पो, वीवो, शाओमी या सैमसंग के उत्पादों से कंपटीशन कर सके। और यही वजह है कि इनके निर्यात में भी हमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिख रही। तो पीएलआई, डिक्सन जैसे कंपनियों के लिए तो फ़ायदे का सौदा साबित हुआ, पर भारतीय ब्रांड इस पूरी पीएलआई की मदद से भी खड़े नहीं हो पाए, भारत के अपने ब्रांड बाजार में नहीं उभर पाए। इधर देश में यूपीआई की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए आईटी मंत्रालय ने सांख्यिकी मंत्रालय से सर्वे कराने का आग्रह किया है। सर्वे में पता किया जाएगा कि यूपीआई को इस्तेमाल करने वालों में पुरुष ज़्यादा हैं या महिलाएं। ये भी पता किया जाएगा कि यूपीआई का इस्तेमाल फंड ट्रांसफ़र या खरीदारी में से किस में ज़्यादा होता है और खरीदारी के लिए यूपीआई का औसत ट्रांजैक्शन साइज क्या है। सर्वे में ये भी पता किया जाएगा कि क्या यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड को रिप्लेस कर दिया है या नहीं। सर, इस तरह के सर्वे कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दिलचस्प सर्वे है और इस सर्वे की तैयारी इस समय कई सारे और तमाम तैयारियों और पर्दे के पीछे चल रही कोशिशों के रोशनी में देखी जा रही है। इसलिए और ये सर्वे कुछ आने वाले घटनाक्रमों का संकेत भी हो सकता है। जो हमारे पास आंकड़े हैं अप्रैल-मार्च के 2023 के दौरान यूपीआई ने करीब 73% डिजिटल पेमेंट का 73% हिस्सा लिया था, जिसमें 114 बिलियन डिजिटल पेमेंट्स हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूपीआई का था। बाकी डिजिटल पेमेंट्स में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट भी हैं। लेकिन अब सरकार ये जानना चाह रही है कि यूपीआई का यूनिवर्स वास्तव में कितना बड़ा हो गया है। यूपीआई के यूनिवर्स में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जानना ज़रूरी है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस का नंबर तो बहुत बड़ा है, पर टिकट साइज़ कितना है, हर ट्रांजैक्शन पर कितना टिकट साइज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि किन किन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटी मोटी खरीदारी के लिए किया जा रहा है, बड़ी खरीदारी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा जो इसका सबसे क्लोज प्रतिस्पर्धी है डेबिट कार्ड, उसे इसने कितना प्रभावित किया है। क्योंकि लगातार इस तरीके की सूचनाएं आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से आते रहते हैं कि डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल घट रहा है। ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकों ने इस बात पर दबाव बनाया है, रिजर्व बैंक, एनपीसीएल और सरकार पर, कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर किसी तरीके की फ़ीस लगाई जानी चाहिए। डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस में बैंकों को फ़ीस मिलती है और इसीलिए उन्होंने डेबिट कार्ड्स को बैंक अकाउंट के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया था। यूपीआई एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें बैंकों को या जो पेमेंट जो मर्चेंट हैं उनके लिए किसी तरीके की कमीशन की व्यवस्था नहीं। आमतौर पर ये मुफ्त सी व्यवस्था है जो पेमेंट के सिस्टम में चल रही है। इसके जरिए शायद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद शायद यूपीआई पर किसी तरीके की छोटी फीस या चार्ज लगाने की तैयारी होगी। उसकी भूमिका भी ये हो सकती है। नहीं तो यूपीआई के काफ़ी आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं। बैंकों का बड़ा दबाव है क्योंकि उनका पूरा सिस्टम, उनका पूरा नेटवर्क इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इधर मोरक्को के मरकश में इस हफ्ते होने वाली आईएमएफ की बैठक में वैश्विक स्तर पर मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्सेशन को लेकर के फैसला हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनियों पर कम से कम 15% टैक्स का प्रस्ताव है। जनवरी 2024 से इस व्यवस्था को लागू किए जाने पर पहले ही सहमति बन चुकी है। भारत सहित दुनिया के कई दूसरे देश मल्टीनेशनल कंपनियों से इस टैक्स की वसूली चाहते हैं। सर, ये डील है क्या 15% टैक्स वाली? ओईसीडी की तरफ से जो विकसित देशों का आर्थिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी ने एक प्रपोजल कुछ 2-3 साल पहले दुनिया के देशों के सामने रखा था और ये अपने तरीके का पहला टैक्स प्रपोजल था जिसमें दुनिया एक यूनिवर्सल टैक्सेशन की बात कर रही है एमएनसीज के खिलाफ। ऐसा इसलिए
क्योंकि ये माना गया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया के हर एक देश में काम करती हैं और वहाँ से मुनाफे कमाती हैं। आमतौर पर वे अपने कामकाज इस तरह से करती हैं कि कई देशों में उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कई जगह वो राउंड ट्रिपिंग करती हैं, कई जगह उनके टैक्सेस उन्हीं देशों में पे किए जाते हैं जो टैक्स हेवन है, जहाँ सबसे कम टैक्स दिए जाते हैं, जबकि उन देशों से वो कारोबार करती हैं। इस व्यवस्था को सामान्य करने के लिए एक नए तरीके की व्यवस्था लाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसको STTR कहते हैं, न्यू सब्जेक्ट फॉर टैक्स रूल्स, और एक वर्ल्ड वाइड मिनिमम टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया था, जिस पर पूरी दुनिया में सहमति बनी थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% का एक वर्ल्ड वाइड मिनिमम टैक्स लगाया जाए। इसके लिए एक ट्रीटी की जाएगी। इस ट्रीटी के आधार पर पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन जिन देशों में काम कर रही हैं उन पर 15% एक विशेष टैक्स लगाया जाएगा। माराकेश में मोरक्को के माराकेश में एक बैठक हो रही है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के वित्त मंत्री उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पर ये डील सामने आ सकती है, और अगर ये इस डील पर सहमति बनती है तो ये जो नया ग्लोबल टैक्स सिस्टम आएगा उससे पूरी दुनिया में टैक्सेशन लगाने के अधिकारों की नई व्याख्या शुरू होगी। सरकारें किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय कारोबारों पर टैक्स लगाएंगी। तो इस बैठक पर निगाह रहेगी पूरी दुनिया की, क्योंकि यहाँ से एक नई टैक्स डील निकलने वाली है। भारत में दिए जाने वाले कर्ज में विदेशी बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर तक देश में दिए गए कुल कर्ज में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% थी, जबकि पिछले साल सितंबर में उनकी हिस्सेदारी का आंकड़ा 2.6% था। सर, आखिर में ये लोन कारोबार से विदेशी बैंक जो है वो निकलना क्यों चाह रहे हैं? विदेशी बैंकों ने भारत में अपने कारोबार को केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या जो धनी लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके फंड मैनेजमेंट तक सीमित कर लिया है। भारत का क्रेडिट मार्केट काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी विविधतापूर्ण है। भारत में तरह तरीके के क्रेडिट प्रोडक्ट हैं, और ये बाजार अब लगभग पूरी तरह से सरकारी बैंकों, भारत के निजी बैंकों और NBFC के हवाले हो गया है। विदेशी बैंक इस बाजार में ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो बाजार में ज़्यादातर रिटेल क्रेडिट के बायर हैं, जो कि खुदरा ज़रूरतों के लिए मकान, कार, बाकी ज़रूरतों के लिए कर्ज लेते हैं, जहां जोखिम भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, डिफ़ॉल्ट के खतरे भी ज़्यादा हैं। और चूंकि इसके बदले उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सरकारी बैंकों के पास तो थोड़े बहुत प्रोटेक्शन है सरकार की तरफ से, इसलिए ये अपने जोखिम को सीमित रखना चाहते हैं। दूसरा, विदेशी बैंकों के पास कुछ बड़े ग्राहक हैं भारत में, चाहे वो भारत की कंपनियाँ हों या भारत के ऐसे कारोबारी हों जो दुनिया के कई देशों में काम करते हैं। वो ग्राहक हैं जिन ग्राहकों के साथ उनका बेहतर कारोबार होता है। और तीसरा ये कि विदेशी बैंक भारत के बॉन्ड मार्केट में निवेश करते हैं। तो इसलिए भारत का जो लोन मार्केट है वो पूरी तरह से, जो आंकड़े बता रहे हैं कि PSU बैंक की हिस्सेदारी भारत के लोन मार्केट में करीब 14% के आसपास है। प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी इससे कहीं ज़्यादा है, 18% के आसपास है। बाकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की हिस्सेदारी 15% के आसपास है, और विदेशी बैंक तो अब 1% से भी कम हिस्सेदारी रख रहे हैं। और इसलिए आपको किसी विदेशी बैंक का फ़ोन लोन लेने के लिए नहीं आता होगा। जब भी आपके पास लोन के लिए फ़ोन आएगा तो किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक का ही आएगा। चलिए, तो अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जानने का। सबसे बड़ी खबर जिस पर कल भी हमने विस्तार पूर्वक बातचीत की थी, जी हाँ, जो स्थिति इस समय इजराइल और हमास के बीच युद्ध की चल रही है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर आतंकी हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने फिलिस्तीन के ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपियन कमीशन ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली 69.1 करोड़ यूरो की आर्थिक सहायता रोक दी है। इसके अलावा जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी फिलिस्तीन को दी जाने वाली द्विपक्षीय आर्थिक सहायता रोकी है। हमास के हमले के बाद इजराइल में करीब 900 लोगों की जान चली गई और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब सर, इस युद्ध में आर्थिक रूप से अब दुनिया किस तरीके से दखल दे सकती है या दे रही है? दुनिया बड़ी दुविधा में इसको लेकर। सुबह इस बात की खबर थी विपुल जी की EU ने फिलिस्तीन को जो मिलने वाली सहायता थी और एड थी जो उसको फ्रीज कर दिया है। लेकिन अब कुछ इस तरीके की खबरें आई कि EU ने पुनर्विचार के लिए इस फैसले को रोक लिया है इसे आगे जाने से। और यही वो दुविधा है जो इस इजराइल और अरब के वार के बीच में दिखाई दे रही है। हालांकि यूरोपियन देशों ने इजराइल का समर्थन किया है हमास के इस हमले के खिलाफ, अमेरिका ने भी समर्थन किया है, लेकिन अभी उतने सख्त ढंग से प्रतिबंधों की घोषणा किसी भी तरफ से नहीं हुई है और ना सीधी कार्रवाई की कोई घोषणा हुई है।
क्योंकि मध्य पूर्व की बिसात इस तरह उलझ चुकी है कि जहां अब ये 1970 वाली परिस्थिति नहीं है, जब 1970 में अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था यम किपुर वार का, और तब यूरोप और अमेरिका इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े हुए थे। इसलिए ये फैसला सुबह हमारे सामने आया, जब पता चला सुबह सुबह कि यूरोप की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए और सहायता रोक दी गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस पर यूरोप पुनर्विचार करना चाहता है। इस पूरी लड़ाई में आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से इस दो बातों पर निगाह है, और जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें, निवेश बहुत कुछ प्रभावित होगा। पहला ये कि यूरोप के देश और अमेरिका इजराइल की मदद के लिए किस सीमा तक आगे जाएंगे, उनका सीधा या परोक्ष दखल होगा इसमें, या क्या लगभग वैसी स्थिति होगी जैसी कि यूक्रेन के साथ थी और उसे मदद और सहायता इजराइल को दी जाएगी, परोक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से सहायता दी जाएगी कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि इस सहायता के बदले हमास के जो सहानुभूति रखने वाले देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया कैसी होने वाली है। ईरान ने कल अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस हमले का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमास की मांग का, हमास के साथ और फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करता। अरब के बाकी देश अभी शांत बैठे हुए, उन्होंने अपने पक्ष स्पष्ट नहीं किए। इजिप्ट आमतौर पर जो इजराइल के का प्रतिद्वंदी माना जाता है, वो समझौते की कोशिशों में लगा हुआ है। तो बिसात काफ़ी उलझ चुकी है, और इसके कारण अगर इसमें किसी भी एक पक्ष में, इजराइल और हमास के साथ कोई भी दुनिया की बाकी पक्ष अगर खुलकर सामने आते दिखाई दिए, तो स्थितियाँ थोड़ी जटिल हो जाएंगी। और इसीलिए दुनिया में खासी दुविधा है इस युद्ध की, इस इजराइल युद्ध को लेकर, क्योंकि कई तरीके के समीकरण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं। इधर इजराइल पर हुए आतंकी हमले की वजह से इजराइल की करेंसी में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। करेंसी में गिरावट को रोकने के लिए इजराइल ने विदेशी मुद्रा की बिकवाली की भी योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल करीब 45 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की बिकवाली कर सकता है। सर, ये इजराइल की वित्तीय सिस्टम पर कितना बड़ा खतरा आप मान रहे हैं? बिल्कुल, इजराइल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है, और इजराइल की अर्थव्यवस्था पिछले एक साल से काफ़ी दबाव में है। 2023 में अभी तक देखें, इससे पहले तो इजराइल की जो करेंसी है शेकेल, वो 10% से ज़्यादा पहले से डिप्रिशिएट हो चुकी है, उसका अवमूल्यन डॉलर की तुलना में हो चुका है। चूँकि कोविड के दौरान ग्लोबल कारोबार पर कामकाज रुकने के कारण, प्रतिबंध रुकने के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर टूट गई थी। अब इस हमले के बाद गहरी अफरा तफरी है इजराइल की अर्थव्यवस्था के भीतर। स्टॉक मार्केट भी टूटे हैं, बॉन्ड प्राइसेस में, यील्ड्स में करीब 7% की गिरावट आई है, स्टॉक मार्केट 7% टूटा है, और सबसे बड़ी बात है कि शेकेल, उसकी करेंसी शेक कर गई है। अर्थव्यवस्था छोटी है और इस तरीके के अप्रत्याशित हमलों के लिए तैयार नहीं थी। इजराइल के केंद्रीय बैंक को 30 बिलियन डॉलर बेचने की तैयारी करनी पड़ी है, ताकि करेंसी में एक सीमा से अधिक गिरावट ना आए। 15 बिलियन डॉलर का स्वैप देने की तैयारी की गई, जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर दिया जाएगा, ताकि इजराइल की करेंसी को रोका जा सके। इजराइल की सबसे बड़ी दुविधा यह है और समस्या यह है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है और आर पार की तरफ जाने की बात है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी जा रही, ऐसी परिस्थिति किसी भी देश के ट्रेड और कारोबार के लिए तो माफिक होती नहीं। इजराइल को अगले लंबे समय तक, 2 महीने, 3 महीने, बल्कि 6 या 7 महीने तक अपने सारे कारोबार को रोकना पड़ सकता है, सारे कामकाज रोकने पड़ सकते हैं। दुनिया के सारे कारोबार संपर्क टूट रहे हैं, लोग उड़ानें बंद की जा रही हैं, रद्द की जा रही हैं, और इजराइल और उसके आसपास की अर्थव्यवस्थाएं वार जोन में बदलेंगी, और उसका असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। छोटी अर्थव्यवस्था है, और इसलिए उसकी वो दबाव या वो डर इजराइल की करेंसी पर दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच में ओपेक ने भारत की एनर्जी डिमांड को लेकर के अपना आउटलुक रखा है, जो बताता है कि 2045 तक भारत में कच्चे तेल की खपत मौजूदा स्तर से 2 गुनी हो जाएगी। सर, एक तो ये आंकड़े निकल करके आए हैं 2045 तक के, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए कच्चे तेल का आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा अनोखा आकलन है और बड़ा महत्वपूर्ण आकलन है जो इस समय आया है, जबकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $90 पर बैरल के आसपास है। $100 का आकलन किया जा रहा है। भारत की एक ऐसी अकेली अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में ओपेक ने कहा है कि प्राइमरी एनर्जी डिमांड यहाँ पर करीब करीब प्रतिदिन 38.5 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगी, जो अभी से 2 गुनी है। और ये आकलन बता रहा है कि भारत की कच्चे तेल पर आने वाले समय में निर्भरता बढ़ने वाली है। हम आपको विस्तार से अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे हैं कि भारत 89 से 90% के आसपास कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, चाहे वो दुनिया में कहीं से होता हो, रूस से होता हो या अरब से होता हो, पर आयात पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। और जितनी कोशिशें इस निर्भरता को कम करने की जाती है, निर्भरता उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। लक्ष्य रखे गए थे कि इसे घटाकर 60 से 70% पर लाया जाएगा, अब ये 90% के आसपास है। ये बताया, ओपेक का आकलन बता रहा है कि भारत में
एनर्जी की डिमांड के तौर पर कच्चे तेल की मांग लगातार बढ़ती रहेगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि क्या भारत को अब एक लंबे समय तक कच्चे तेल की महंगाई के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं, ओपेक के देशों की जो रणनीति कच्चे तेल को लेकर है, दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन की जो मौजूदा की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें ऐसा लगता है विपुल कि $80 $90 का, 80 से $90 का तेल एक न्यू नॉर्मल होने वाला है। और क्योंकि ओपेक के देशों की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है, तो इसलिए वो कच्चे तेल की कीमतों को एक सीमा से नीचे नहीं जाने देंगे। अब दुनिया में कोई नहीं मान रहा कि कच्चा तेल कभी $60 $55 के लेवल पर आएगा, $75 और $80 से ऊपर रहेगा। और अगर भारत में मांग 2045 तक दोगुनी होने वाली है, तो भारत को कच्चे तेल की महंगाई के लिए या तो लंबी महंगाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या फिर अपनी खपत और आयात पर निर्भरता घटाकर अपना पूरा एनर्जी का पूरा तौर तरीका बदलना होगा। और इधर इजराइल पर हुए आतंकी हमले की वजह से भारत में पर्यटन कारोबार प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। भारत में बड़ी संख्या में इजराइल से पर्यटक आते हैं, लेकिन आतंकी हमले की वजह से बड़े तनाव से पर्यटकों का आना कम हो सकता है। उल्टे इजराइल के जो पर्यटक पहले से भारत में हैं, वो भी वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल और राजस्थान में रह रहे कई इजरायली पर्यटकों ने अपने देश लौटने की योजना बना ली है। वे इजराइल के लिए हवाई उड़ानें शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल पर हुए हमले की वजह से भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। सर, ये जो युद्ध चल रहा है, इस पर भारत पे और किस किस तरह का इफेक्ट आप देख रहे हैं कि पड़ सकता है? अब धीमे धीमे असर को समझने की कोशिशें की जा रही हैं। 3-4 दिन बीत चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इस बात की के आकलन किए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत से इजराइल को जो निर्यात है वो लगभग ठप हो चुका है, बंद हो रहा है। जेम्स ज्वेलरी इसमें एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सारे निर्यात हैं जो भारत से इजराइल को होते हैं, बड़ा व्यापारिक भागीदार, और इजराइल से आयात भी बहुत कुछ होता है। तो ये आयात निर्यात का पूरा ढांचा लड़खड़ाकर बंद हो जाएगा। जो बायलैटरल ट्रेड और भारत और इजराइल के बीच है, इस पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, पर्यटन। इजराइल से बड़ी संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटन की संभावना नहीं दिखती। भारतीय शेयर बाजार में जो कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिनका इजराइल के साथ कोई कारोबारी कनेक्शन है या इजराइल की कंपनियों का उनमें निवेश है या उनका इजराइल में निवेश है, उनके शेयरों पर हमने दबाव देखा, उनमें गिरावट देखी। हालांकि शेयर बाजार आज थोड़ा रिकवर होता दिखाई दिया। कल की गिरावट के बाद बाजार में थोड़ी वापसी दिखाई दी। और चौथी और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह कि अब पूरे मध्य पूर्व में कच्चे तेल के ऊपर वार प्रीमियम आ गया है, जिसका खतरा था। और वार प्रीमियम आने का मतलब है कि कच्चे तेल के व्यापारी या ट्रेडर अब बाजार में वार की संभावना को जोड़कर ही कच्चे तेल के सौदे करेंगे, और इसलिए कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही हैं। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि तेल की आपूर्ति को लेकर कोई बड़ी चुनौती नहीं है, पर कीमतें तो $90 के आसपास बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और वार प्रीमियम लंबे समय तक मौजूद रहने की आशंका भी है। तो चलिए, तो ये तो थी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इजराइल और हमास के बीच, जो इस समय संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ आर्थिक परेशानियां हमें आपको भी झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अभी बहुत सारी खबरें बाकी हैं, नजर डालते हैं फटाफट उन खबरों पर झटपट में। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपनी मेंबरशिप का दायरा बढ़ाने के लिए स्विगी वन लाइट नाम से नई सेवा लॉन्च की है। शुरुआत में इस सेवा के लिए 3 महीने का शुल्क ₹99 है। इसके जरिए मेंबरशिप लेने वाले यूजर्स को फूड, ग्रोसरी तथा पिक एंड ड्रॉप सेवा में बेनिफिट मिल सकती है। इस बीच खबर ये भी है कि मुंबई में पेमेंट से जुड़े बदलाव के बाद स्विगी के कई राइडर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारों की तरफ से पूंजीगत खर्च में की गई बढ़ोतरी का असर रोजगार पर दिखने लगा है। नेशनल सैंपल सर्वे की तरफ से जारी किए गए कुछ आंकड़े हैं, और ये आंकड़े बताते हैं कि जून तिमाही के दौरान शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.6% पर आ गई है। इससे पहले मार्च तिमाही में ये दर 7.3% थी। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर घटकर 5.9% पर आ गई है, जबकि महिलाओं में ये दर कम होकर 9.1% पर आ गई है। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च के तौर पर 3.74 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 48% ज़्यादा किए गए हैं। इस बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 साल तक विभिन्न अवधियों की फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 9 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हो चुकी हैं। ब्याज दरों में की गई बढ़ोतरी 2 करोड़ से कम की एफडी पर लागू होगी। बैंक सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर क्रमशः 7.40% और 7.90% का ब्याज ऑफर कर रहा है।
लैंसेट कमीशन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 साल में इन मामलों में तकरीबन 50% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर $2.3 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। सर, ये कुछ खबरें झटपट थी, आपकी टिप्पणी। एनएसएसओ के आंकड़े अर्बन रोजगार पर आए जो जिनमें कई सारी महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि ये आंकड़ा बता रहा है कि शहरी इलाकों में ग्रामीण बेरोजगारी की दर में थोड़ी कमी आई, हालांकि 6% से ऊपर है, काफ़ी तेज है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में आर्थिक विकास दर और बेरोजगारी दर एक लगभग एक ही स्तर पर हैं भारत की आर्थिक विकास दर और बेरोजगारी दर की तुलना में। लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि जो अर्बन एरिया के में जो अनएम्प्लॉयमेंट है 15 से 29 साल की महिलाओं में, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 23% के आसपास है। इसके अलावा ये आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि दोनों मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज़ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट की या बेरोजगारी की दर ऊंची है। अंशुमान सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी महत्वपूर्ण जरूरी खबरें आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है, कैसा ही रंगो